नमस्कार। जी, एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। क्या बात है! चाहत चांद पाने की होती थी, मन कागज की नाव से भी बहल जाता था। सुंदर। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे नीदरलैंड से आज हमारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम सब ने अपने बचपन में कुछ शरारतें की होंगी, मस्ती की होगी, मम्मी पापा की डांट भी सही होगी और शायद कभी कभी टीचर से पिटाई भी खाई होगी। लेकिन अवसाद हमने कभी नहीं झेला होगा जो आज हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी और बाल हमारी वर्तमान पीढ़ी है वो झेल रही है। तो ऐसी स्थिति क्यों आई? क्या कारण है कि आज हमारे बालकों में मानसिक अवसाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें अभिभावक, आसपास का वातावरण या पुस्तकें किस तरह से सहायता कर सकती हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारी कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा करने के लिए साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ हैं। अध्यक्षता के लिए बाल साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, लेखक, कहानीकार व नाटक लेखन से जुड़े आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार हमारे साथ अध्यक्षता के लिए उपस्थित है। नमस्कार। आदरणीय, कार्यक्रम में जी, आपका स्वागत है। मुख्य अतिथि के रूप में बाल साहित्यकार व शिक्षाविद डॉक्टर अनीता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगी, अभी यात्रा में है। विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने व वरिष्ठ बाल साहित्यकार, शाहजहांपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साजिद खान हमारे साथ जुड़ेंगे। सारस्वत अतिथि के रूप में वरिष्ठ बाल साहित्यकार व शिक्षाविद आदरणीय नरेंद्र सिंह नेहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दूसरे सारस्वत अतिथि के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक मिश्रा जी, जो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सबका मंच पर पुनः अभिनंदन करती हूँ और हमारे साथ हमारे इस आभासी पटल से जुड़े हमारे श्रोताओं व दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूंगी कि हमारे आज के अध्यक्ष महोदय अपने आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। आदरणीय, मंच आपका है। नमस्कार। आज के कार्यक्रम का जो विषय रखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वर्तमान पीढ़ी में बढ़ता मानसिक अवसाद और पुस्तकें। तो मुझे लगता है इस विषय पर अलग से अभी मतलब वेबिनार की जगह कभी सेमिनार भी शायद कहीं कुछ हुए हों तो हुए हों, लेकिन नहीं हुआ है। तो जो आज हम परिदृश्य देख रहे हैं भारतवर्ष में या और भी देशों में कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अवसाद में चले जा रहे हैं या सबसे घातक कदम उठा ले रहे हैं, सुसाइड कर लेना। और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घट जा रही हैं कि उनका बचपन खतरे में पड़ रहा है। तो ऐसे समय में ये ऐसी परिचर्चा रखना और इस पर विचार-विमर्श होना ज़रूरी है। शिक्षकों के लिए भी ज़रूरी है, अभिभावकों के लिए भी ज़रूरी है और बच्चों को बचाने के लिए तो ज़रूरी है ही। तो जो इसमें एक और चीज़ है कि बच्चे क्यों अवसाद में जा रहे हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक भी बता सकते हैं, टीचर्स भी बता सकते हैं। किसी बच्चे का कम नंबर आ गया, कोई हाई स्कूल में 90% की जगह जगह वो 70% पर आ गया या स्कूल में कोई गेम्स में, स्पोर्ट्स में वो बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। कभी-कभी ये भी हो सकता है कम्युनिकेशन गैप। बहुत से बच्चे एक्चुअली बहिर्मुखी होते हैं, बहुत से बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, क्लासरूम में ज़्यादा बोलते नहीं और चीज़ें उनको समझ में नहीं आती रहती, फिर भी वो प्रश्न नहीं पूछते हैं। तो वो कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन ये स्थिति बदलना चाहिए हमको इसको बदलने की ज़रूरत है और ये जो आज का परिसंवाद आयोजित किया है रितु जी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ हम लोगों को आगे एक दिशा मिलेगी या जो लोग जुड़ेंगे इससे श्रोता के रूप में, अभिभावक, शिक्षक, उनको भी कोई दिशा मिलेगी कि वो बच्चों से
क्या व्यवहार करें, किस ढंग से उनके अंदर जो अकेलापन या जो कुछ भी आ रहा है वो कैसे दूर हो सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम हमारे पहले सारस्वत अतिथि बाल साहित्यकार एवं शिक्षाविद आदरणीय नरेंद्र सिंह निहार जी से। आदरणीय, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल की वर्तमान पीढ़ी में बढ़ते मानसिक अवसाद के पीछे कहीं उनके माता पिता की उनके भविष्य को लेकर चिंताएं तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे अपने सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हो? क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं और बच्चों से और लिखते भी हैं, आप बाल साहित्यकार भी हैं, तो कृपया इस पे प्रकाश डालिए। जी, धन्यवाद ऋतु जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी, और इस कार्यक्रम को देश विदेश में देख रहे अनेक अनेक अभिभावक गण, शिक्षक गण, बच्चे और साहित्य से जुड़े मनीषी जन। ऋतु जी, आपने पूछा कि माता पिता की महत्वाकांक्षा तो इसके पीछे नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में जैसे ही बच्चा 2 साल की उम्र पूरी करता है, उसे किसी प्ले स्कूल में छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इसका समाजीकरण हो जाएगा, क्योंकि महानगरों में एकल परिवार की परंपरा है, दादा दादी या संयुक्त परिवार साथ नहीं होता। हमें याद है कि हमें प्ले स्कूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम तो सीधे दूसरी क्लास में चले गए। और चूंकि दादा दादी के सानिध्य में हमारा बचपन पालित पोषित हुआ, तो ये समाजीकरण भी बहुत अच्छे से हो गया। दादाजी ने बहुत सारी चीजें सिखाई। आज भी मैं अपने कई कार्यक्रमों में दादाजी से जो कहावतें सुनी थी, खासकर उर्दू फारसी की, उनको मैं कोट भी किया करता हूँ, बोलता भी हूँ। और वास्तव में आज जो कुछ भी हमने हासिल किया है उसमें दादाजी की सीख का बड़ा योगदान है। आज ये हो रहा है कि जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है ऋतु जी, घर में पूछा जाता है, बेटे बड़े होकर क्या बनोगे? जी। बड़ा आदमी बनेगा, छोटा आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, ये पूछा जाता है। अरे भाई, इसको पहले बचपन को तो जी लेने दो, आदमी तो बाद में बनाना। अब वो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, हम एक आर्थिक पुरुष, एक आर्थिक महिला की परिकल्पना उस बच्चे में अपनी तरफ से रोपना शुरू कर देते हैं। और हिंदी में कहा गया है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। हमने उस बच्चे को दिन दिन करके आगे बढ़ाया। और आप देखिए कि मैं बीए में पढ़ रहा था और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था कि मुझे क्या करना है। मैं बीएड भी नहीं करना चाहता था। मेरे एक मार्गदर्शक थे, उन्होंने बोला हुआ था, एमए करो बेटा और सीधे डिग्री कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देना। और हम पढ़े जा रहे थे। फिर मैंने एंट्रेंस भर दिया बीएड का, उसमें आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर हो गया एंट्रेंस में, तो बीएड करने चला गया। और बीएड करने के आने के बाद में फिर मैंने ये एसएससी का एग्जाम दिया, उसके थ्रू यहाँ दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हो गया। अब 31 वर्ष इस सेवा में हो गए। क्या हमें रोजगार नहीं मिला? मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी एक धार्मिक महिला हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दोनों। हम शिक्षा के जिस भी मुकाम तक पहुंचे उसमें हमारे गुरुजनों का मार्गदर्शन और हमारा परिश्रम मुख्य रहा। आजकल क्या हो रहा है कि हम बच्चे को ना तो बचपन जीने दे रहे और ना ही किशोरावस्था को ठीक से परिपक्व होने दे रहे हैं। अब आप कोटा के बारे में आप सब जानते हैं। कोटा को हम एजुकेशन हब के रूप में जानते हैं और वहां बच्चे इतना मानसिक दबाव झेलते हैं कि हर तीसरे दिन एक नौनिहाल अपनी जीवन यात्रा को समाप्त कर लेता है। सबसे ज्यादा आत्महत्या किसी शहर में होती है तो मैडम वो कोटा है। कई बच्चों ने अपने कथनों में कहा है कि मैं तो इस काबिल ही नहीं था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूं या इंजीनियरिंग की तैयारी करूं। मैं तो इस काबिल था कि भाई मैं किसी दूसरी स्ट्रीम में पढ़ लेता, लेकिन माता पिता ने जबरदस्ती करके, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा गया है ऋतु जी, तो मेरा बच्चा भी वहीं जाना चाहिए। अब देखिए, मैं भी एक पेरेंट्स हूं, मैं भी एक अभिभावक हूं। बड़ी ईमानदारी से आज के इस कार्यक्रम में बता रहा हूं कि मैंने अपनी महत्वाकांक्षा किसी बच्चे पर नहीं ला दी। 2 बच्चे हैं घर में,
मेरा बहुत मन था कि बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करें, बच्चे प्रोफेसर बने बड़े होके, हमारे फील्ड में आए, मीडिया में जाएं, और आप सुनेंगे बच्चे क्या बने, बिटिया सीए बन गई है और बेटा फिजियोथेरेपी का डॉक्टर हो जाएगा अगले साल। तो उनके चुने हुए व्यवसाय हैं। उन्होंने कहा पापा हमें ये बनना है। मैंने ठीक है बेटा, आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी जो जहां भी हमारी जरूरत है हम आपकी हेल्प करेंगे। भाई हम कॉमर्स की पढ़ाई नहीं जानते, हम मेडिकल की पढ़ाई नहीं जानते, हम ये जानते हैं कोचिंग में कितना पैसा खर्च होगा, फीस कितनी जाएगी, वो हम आपके लिए कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि पास पड़ोस का दिखावा और बच्चे के भविष्य को लेकर एक अनावश्यक दुश्चिंता हमारे इन बच्चों को मानसिक दबाव की ओर ले जा रही है, अवसाद की ओर ले जा रही है। और कहीं ना कहीं ये बच्चे चाहे अनचाहे मानसिक अवसाद का शिकार होते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं, आत्महत्या तक चले जाते हैं। तो अब मैंने जैसे आपके सामने अपना व्यक्तिगत उदाहरण रखा कि भाई मुझे कोई चिंता नहीं थी बीए तक। बीए कंप्लीट करने का मतलब 20 साल की उम्र, 20 साल तक जी। मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है। अब गुरुजी ने कह दिया था बेटा एमए फर्स्ट डिवीजन में पास करो, डिग्री कॉलेज में लग जाओगे। अब रितु बहन बैठी है, ये भी पढ़ा के गई है दिल्ली में खालसा कॉलेज में, तो हमारा भी इरादा था मुरादाबाद में धामपुर में पढ़ा लेंगे भाई डिग्री कॉलेज में, और क्या, और न पढ़ रहे हैं। तो अब हुआ क्या कि हम यहाँ दिल्ली आ गए और यहाँ हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। तो ये जो माता पिता बहुत ज्यादा बच्चे को लेके दुश्चिंता में है कि उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, क्या मेडिकल और इंजीनियरिंग यही दो व्यवसाय हैं? लेकिन हर दूसरा तीसरा अभिभावक बच्चों को 9वीं क्लास से, अब आप देखिए 9वीं में 14 साल की उम्र होती है सर, 13 साल 14 साल, तब से उस बच्चे के पीछे लग जाते हैं। वो कोचिंग सेंटर के चक्कर लगाता रहता है, और पास होने वालों को प्रतिशत आप भी जानते हैं, हमारे श्रोता दर्शकगण भी जानते हैं, और हम लोग भी जानते हैं। जी। जबकि हमें तलाशना चाहिए उस बच्चे में क्या उसकी अभिरुचियां हैं, किस दिशा में वो बेहतर कर सकता है। अब मैंने अपनी यात्रा साइंस स्ट्रीम में शुरू की, लेकिन मैं बढ़िया नहीं कर पाया, मैं आर्ट्स में आ गया, और आर्ट्स में अब मैं लेखक भी बन गया आर्ट्स में पढ़ते पढ़ते। तो हमें ये करना है कि बस रितु जी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि विश्व जी, गुरु जी, जी। बनने की बात हो रही है, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, तो कम से कम गुरुओं की जरूरत है इस देश में या नहीं है? कोई बच्चा शिक्षक बनना ही नहीं चाहता भाई। आप विश्व गुरु कैसे बनोगे जब आपके पास अच्छे शिक्षक ही नहीं होंगे? भारत में अच्छे शिक्षकों की नितांत कमी है। बाय प्रोफेशन मैंने बच्चों से खुद बात करता हूं जब टीचर डे होता है, भाई कौन शिक्षक कौन बनेगा? बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा करते। मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, फौजी बनूंगा। जो शिक्षक बनना चाहता है मैं उसी को शिक्षक बनाता हूँ, बाकी किसी को बनाता भी नहीं। अरे जब तो आगे नहीं बनेगा तो आज क्यों बनाए हुए तेरे को? तो देश को यदि आगे लेके जाना है, अपने संस्थानों को विश्व के संस्थानों में उच्च कोटि के स्थान पे लेके आना है, तो हमें बहुत अच्छे लोग शिक्षा में चाहिए, क्योंकि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में देश का निर्माण होता है जी। ये बाकी जगह जी। आपको नंबरों की दौड़ दिखाई देगी। यदि देश को आगे लेके जाना है तो हमें अपने बच्चों में अच्छे शिक्षक, और शिक्षक के वेतनमान बहुत अच्छे हैं, ऐसे छोड़िए। आप यदि अच्छे शिक्षक हैं, आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का युग है। अब ये रितु बहन बैठी है नीदरलैंड में पढ़ा रही है, चाहे भारत के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और एक दिन आपने बताया मुझे कि 15 से 75 एज ग्रुप के सारे लोगों को पढ़ा रहे हो। आप तो अमेरिका वालों को हिंदी सिखा सकते हो, मैं भी सिखा सकता हूँ, बाकी लोग भी। तो जो बच्चा जिस फील्ड में बढ़िया कर सकता है, हमें चाहिए कि उसको जीने दीजिए, बचपन जीने दो। और निदा फाजली साहब की वो 2 पंक्तियां मुझे हमेशा याद आती हैं कि छोटे छोटे से हाथों में खेल खिलौने रहने दो, 2-4 किताबें पढ़ लिख कर ये हम जैसे हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया आदरणीय निहार सिंह जी, आपने बहुत बढ़िया अपने वक्तव्य में बताया कि बच्चों को बच्चे ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इस बीच में हमारे साथ बाल प्रभा जी जुड़ गई हैं, और हमारे लब्ध प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी जुड़ गए हैं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं कार्यक्रम के लिए। अब हम चलते हैं हमारी मुख्य अतिथि, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे दूसरे अतिथि जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। तो
क्योंकि अनीता जी सफ़र में हैं और बहुत मुश्किल से जुड़ी हैं, इसलिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर डॉक्टर अनीता जी को, जो एक शिक्षाविद हैं, बाल साहित्यकार हैं, वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। अनीता जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जैसे नीदरलैंड में होता है कि अगर कुछ बच्चे जो हैं शरारती हैं, जिसका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं है, किताबों में ज़्यादा रुचि नहीं है, तो उन्हें तकनीकी शिक्षा ज़्यादा दी जाती है, या फिर उन बच्चों के लिए अलग विद्यालय होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, 10 से 15। आपको तो पता है, आप अर्मेनिया में रही हैं, 10 से 15 बच्चों को बिठाया जाता है और आराम से उनको सिखाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर उतना मानसिक अवसाद बच्चों को नहीं झेलना पड़ता, डिप्रेशन क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और विद्यालयों में एक समाज सेवी होते हैं, जो अगर कभी बच्चों को कोई समस्या होती है तो बच्चे उनसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। क्योंकि आप इतने वर्षों तक शिक्षा के कार्यों से जुड़ी रही हैं और लगातार लिख रही हैं बच्चों के लिए, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बालकों या युवाओं की इस स्थिति के लिए, इस मनोस्थिति के लिए अध्यापक, अध्यापिकाओं या विद्यालय की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कृपया इस पे प्रकाश डालें, मंच आपका है। सबसे पहले तो रितु जी, मैं आपको साधुवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय चुना, और वो भी ऐसे समय पर जबकि हम पूरा देश हमारा बाल दिवस मना रहा है। और चूंकि ये कार्यक्रम 2-3 दिन बाद हुआ, लेकिन उसके लिए सोच वैसी ही है। और जिस तरह के कार्यक्रम आप कर रही हैं, जितने लोगों को जोड़ रही हैं और जिन विषयों का चुनाव कर रही हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपका पटल जो है दिन प्रतिदिन समृद्ध होता जा रहा है। मुझे याद है, मैंने पहला कार्यक्रम किया था जब हमने बाल साहित्य पर, शायद मेरा ये दूसरा या तीसरा था, कि पंजाबी बाल साहित्य पर हमने बात की थी। और उसके बाद निरंतर आप इसी पटल पर बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं। और विषय का चयन जो आज आपने किया, बच्चों में जो अवसाद बढ़ रहा है, और अभी आपने कहा कि अध्यापकों की, स्कूलों की, या जो भी टीचर्स हैं या उनके आसपास के वातावरण की किस तरह से क्या भूमिका रहती है। क्योंकि मेरे पहले दोनों वक्ता बहुत ही विषय पर बहुत कुछ कह गए हैं और बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी हैं। उनकी चिंता सबके समक्ष आ रही है और वो चिंतित है बच्चों के अवसाद को लेकर के। कोटा की बात की गई, उससे पूर्व वाले वक्ता ने भी बात की कि किस तरह से बच्चे समय समय पर दबाव में रहते हैं। उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। वो ये कि ये दबाव हमारे घर परिवार का दिया हुआ है। जैसे मेरे से पूर्व जो बोले कि हमने बच्चों को बहुत, उनके सामने जो हमने स्टैंडर्ड्स रख दी हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रख दी हैं, और निरंतर वो बच्चे दबाव में रहते हैं कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। और ये दबाव अब नहीं, ये पिछले लगभग 15 सालों में या 20 सालों में एकदम से ये उभर करके आया है। उससे पूर्व बच्चे अपने संयुक्त परिवारों में रहते थे, दादा दादी के साथ रहते थे और उठते बैठते बहुत कुछ सीख जाते थे, और उसके बाद उनके पास खेलने के लिए, बाहर जाने के लिए बहुत कुछ था। और अब स्थिति उसके बिल्कुल विपरीत है। उनके पास मोबाइल है, उनके सामने सोशल मीडिया है, और ना केवल अध्यापक, ना केवल उनके आसपास का समाज उनको दबाव में डाल रहा है, बल्कि सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स उनको दबाव में डाल रहे हैं। हर दिन उनके सामने अगर वो कोई रील देखते हैं तो फटाफट उनकी सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है, और टिकने की क्षमता भी, एक जिसे कहते हैं ना ध्यान लगाना, वो ध्यान लगाने की प्रवृत्ति भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक रील को 30 सेकंड देखते हैं, 30 भी नहीं देखते, 30 सेकंड के बाद 15 के बाद वो 10 तक आती जाती है। तो जो बातें बच्चा बैठ करके परिवार के साथ करता था, जो चीजें वो अपने दोस्तों के साथ खेल करके, अपने पीयर ग्रुप में जाकर के सीखता था, उन सब से इतर वो स्क्रीन टाइम ले रहा है, वो स्क्रीन पे सारा समय बिजी है। अब उसकी स्थिति देखिए, अगर बच्चे के हिसाब से हम सोचें, उसको ये हालात किसने दिए? माँ बाप जो अपने काम में व्यस्त हैं। मैंने बहुत से माता पिताओं को देखा है कि अच्छा खाना नहीं खा रहा बच्चा, ले मोबाइल ले लो और खाना खाते जाओ, साथ साथ देखते जाओ।
या अपनी किसी चीज में व्यस्त हैं तो बच्चे को कुछ ऐसे कार्टून्स लगा देते हैं कि चलो तुम ये कार्टून देखो या ये कार्यक्रम देखो और इतनी देर में मैं अपना काम करती हूँ। तो यानी कि उनको व्यस्त रखने के तरीके बदल गए हैं। अब बच्चे की स्थिति ये है कि उसके आगे बहुत सारा खुली चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे आमंत्रण हैं उसके पास। जैसे कहते हैं ना कि वो टीवी देख रहा है, विज्ञापन देख रहा है, उसके पास 50 तरह के व्यंजन हैं और उन व्यंजनों में उसको क्या करना है, उसे सिर्फ एक सीमित दायरे में रहना है। देखता वो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता। तो यहां से स्थिति का परिवर्तन होता है और इसके लिए ना केवल अध्यापक तो विद्यालय में 8 घंटे रहेगा, बच्चा उसके पास रहेगा, उसके अवसाद को कितना, अब उसमें भी स्थितियां अलग हैं कि एक कक्षा में, अगर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूं तो एक कक्षा में 60 तक भी बच्चे होते हैं और अगर मैं पब्लिक स्कूलों की बात करूं तो वहां पर क्या है कि वहां पर टीचर ही दबाव में डालता है। अगर 40 नहीं है 30 बच्चे हैं, वहां पर टीचर चाइल्ड रेशो कम होता है तो उसमें दबाव बना रहता है लगातार कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये चीजें, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। अब करने की क्षमता तो कम हो गई, वो बिखरता चला गया, क्षमताएं कम हो रही हैं, विकास कम हो रहा है और उससे अपेक्षाएं हमारी बहुत ज्यादा है। इसी कारण से बच्चों में अवसाद आता है। मैंने आसपास देखा है, जैसे आप उदाहरण दे रहे थे कि मैंने बच्चों को बिल्कुल दबाव में नहीं रखा और आज मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो निस्संदेह एक खुलेपन से हमें बच्चे को बच्चे की तरह स्वीकार करने की जरूरत है। हमें तरीका बदलना होगा, हमें अपनी चीजों को निर्धारित करना होगा, तभी बच्चे का विकास पूर्ण रूप से हो सकता है। बाकी आगे की बात और भी मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ देती हूँ। जी जी वो जी ये कि देखिए ये ठीक वैसा ही है जैसे टीवी में बच्चा 10 तरह की नूडल्स की एडवर्टाइजमेंट्स देख रहा है, 10 तरह के व्यंजन उसके सामने है, पिज्जा भी देख रहा है, वो उसमें ब्रेड भी देख रहा है, उसके सामने मैगी नूडल्स भी है, उसके सामने ढेरों आकर्षण है, लेकिन खाना उसको क्या है, दाल चावल घर में। अब वो दाल चावल उसकी सेहत के लिए अच्छे हैं लेकिन उसका मन उधर भटक रहा है। ठीक उसी प्रकार से उसकी स्थिति बहुत विकट है और उस स्थिति के लिए शायद हम सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ अध्यापक या शिक्षाविद या प्रिंसिपल या स्कूल नहीं, बल्कि माता पिता भी पूर्णतः जिम्मेदारी अपनी लें, तभी ये इस स्थिति में से बच्चा निकल सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत सही कहा। आजकल माँ बाप के पास समय ही नहीं है बच्चों को ठीक से पालने पोषने का, क्योंकि पैसे की दौड़, आधुनिकीकरण या कुछ ज़रूरतें समझिए कि माता और पिता दोनों को ही काम करना पड़ता है और एकल परिवार हो गए हैं। पहले जो हमें ज्ञान दादा दादी या नाना नानी से मिला करता था वो भी। जी रितु जी, मैं आप 1 कुछ मिनट के कहना लिए चाहते विराम हैं? लूंगा। जी हाँ, मैं साजिद जी भाई को टटोल लेता हूँ, कहाँ पर हैं वो, जुड़ जाएं, पूछ लेता हूँ जी उनसे। ठीक है, जी मैं जी 1 मिनट के लिए विराम कर लेता तो हूँ यहाँ से। जी ठीक है, बिल्कुल। धन्यवाद। तो जो हम लोग नाना नानी से, दादा दादी से जो ज्ञान पाते थे, अब वो भी ज्ञान बदल गए हैं, क्योंकि कुछ हद तक नाना नानी और दादा दादी भी मोबाइल हो गए हैं। बिल्कुल। अब वो भी क्या करें, जब साथ में वो भी अकेले हैं बुढ़ापे में, तो मोबाइल और सोशल मीडिया एक उनके लिए भी सहारा है। लेकिन ये एक विडंबना है और शायद ये हमारे संस्कारों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने अभिभावक से, अपने पूर्वजों से भाषा, संस्कृति, ज्ञान के साथ पलता बड़ा होता है, तो उसमें वही संस्कार पलते हैं, जैसे कि आपने भी कहा और निहार जी ने भी कहा। तो मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय के पास चलती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे वक्ता नहीं जुड़े हैं। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि अभी बाकी 2 वक्ताओं ने भी कहा, क्या आज के अभिभावक अपने बच्चों से बराबर बातचीत करते हैं? बच्चों के साथ उनका व्यवहार क्या दोस्ताना रहता है? क्योंकि अब बहुत सारा वातावरण बदल गया है और हर चीज़ की प्राथमिकता बदल गई है।
तो कभी-कभी माँ-बाप भी झुँझला जाते हैं बच्चों पर, अगर नंबर कम आए, जैसे अनीता जी ने भी बताया आपने कि नहीं देखो उनका उनका बच्चा 100% लेकर आया है और तुम देखो कितना कम लेकर आए हो। तो इन इन सब का क्या कारण है और क्या इसके क्या इसमें हम लोग अभिभावक एज़ ए अभिभावक क्या सहायता कर सकते हैं कि हम बच्चे को कैसे समझें कि हमारा बच्चा इस मानसिक अवसाद से ना घिरे? मंच आपका है। देखिए ऋतु जी, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अभिभावक की है, निश्चित रूप से है, इसलिए कि स्कूल तो बच्चा रहता है करीब 6 घंटे 5 घंटे स्कूल में। उसके अलावा सारा समय तो वो घर पर रहता है, सुबह से लेके रात तक घर पर रहता है। और अब अभिभावक उस समय में से कुछ समय बच्चे को अगर नहीं देता है तो ये निश्चित रूप से अभिभावक की गलती है। और आजकल छोटी-छोटी बातों पर रोज अखबार में निकल रहा है, कोई किशोरी ट्रेन के आगे कूद गई, कोई बच्चा रील बनाते हुए वो छत से गिर पड़ा। तो ये जो घटनाएँ हो रही हैं और प्लस जो उनमें निराशा की भावना आ रही है, तो उसको दूर करने के लिए अभिभावक को चाहिए, चाहे माताजी मदर उसकी समय निकालें या पिता समय निकालें, बच्चे से बराबर संवाद एक टर्म यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन गैप, तो वो कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। जितना हमारे हाथ में इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल और सारी चीज़ें आती जा रही हैं, उतना ही बच्चों और पेरेंट्स के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए दोनों का अपना-अपना है, पिता है या माँ है, तो वो माँ घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, पिता वो ऑफ़िस के वर्क प्रेशर में है। बच्चा वो स्कूल के होमवर्क और स्कूल का टेक्स्ट पाठ्यक्रम इतना बड़ा कर दिया गया है कि वो उसमें प्रेशर में है और साथ ही उसके ऊपर इस बात का भी दबाव है कि अंक ज़्यादा आने हैं, अंक ज़्यादा नहीं आएँगे, नंबर उसके स्कूल में ग्रेडिंग मुझे लगता है सर आपका इंटरनेट की कुछ मुश्किल आ गई? अ, मुझे लगता है इंटरनेट का कुछ व्यवधान आ गया हेमंत सर का। ऐसा मुझे लगता है जैसे कि कुछ उनके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बहरहाल हम इस बात को आगे ही बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जी। आदरणीय अनीता जी, आप इस बारे में और क्या कहना चाहेंगी? क्या हमारी पुस्तकें या साहित्य भी इसमें कुछ सहायता कर सकता है बच्चों को इस अवसाद से बचाने के लिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल, बिल्कुल देख रितु जी, मैं यही सोच रही थी कि हम बाल साहित्य पर आगे चर्चा बढ़ाएँ और उस पर जी, बातचीत करें। तो जी। देखिए ये चला गया था नेटवर्क, पता नहीं कैसे। जी, सर आ गए हैं। जी सर, पुनः स्वागत है तो आपका। जी, हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन गैप की, देखिए अभिभावक सुबह से लेके रात तक बच्चे के साथ रह अब ज़रा मुझे लगता है फिर से इंटरनेट का व्यवधान आ गया सर के नेट में। क्या हम थोड़ा इंतज़ार करें या अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएँ? मुझे लगता है चर्चा को आगे बढ़ाते जाते हैं और फिर बीच में जब जुड़ेंगे तो उनसे फिर शुरुआत कर लेंगे। बिल्कुल। तो आप क्योंकि आप बाल साहित्यकार हैं, लिखती हैं, बच्चों के मन को बहुत अच्छे से समझती हैं,
विदेश के बच्चों के मन को भी बहुत अच्छे से समझती है और भारत के बच्चों के साथ भी लगातार आप काम कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि इसमें पुस्तकें या साहित्य किस प्रकार से सहयोग दे सकता है? देखिए क्या होता है कि किताबें हैं ना, वो हमारी पॉलिशिंग करती हैं। जो बच्चा अकेला रह रहा है या जिसके माता पिता कहीं गए हुए हैं, हम जब छोटे थे तो किताबों के साथ इतना समय व्यतीत करते थे और वो दुनिया हमारी होती थी, नितांत अपनी दुनिया होती थी और उसमें हम बहुत कुछ सीखते थे, अपने भीतर हम बहुत कुछ समेट लेते थे। ये जरूरी नहीं कि साहित्य ही पढ़ते थे, और भी बहुत सारी जी चीजें होती थी। हमारे आसपास बच्चों के पास करने को बहुत कुछ होता था। लेकिन क्या है जी कि वर्तमान जी परिस्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि बच्चे जो हैं वो पुस्तकों से दूर एक रंग बिरंगी ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहां वो हर दिन बहुत सारी चीजें करने की कोशिश में कुछ भी नहीं कर पाते। और जब पुस्तकें उनकी साथी बनती हैं, जब वो किताबों के बीच में डूबते हैं, किताबों से बातें करना शुरू होते हैं, तो सच मानिए, मतलब ये हमारा आपका हम सब का अनुभव है कि कुछ हद तक हमारा अवसाद कम हो जाता है। अब देखिए, बचपन से हमारे माता पिता हमें किताबें देते थे और किताबें पढ़ते पढ़ते हमें अच्छे और बुरे की समझ आने लगी। अब जब इंटरनेट मीडिया है हमारे सामने तो अच्छे बुरे की वो समझ विकसित नहीं हो पा रही है, वो बहुत देर से होती है, तब तक सब कुछ बिगड़ चुका होता है। दूसरी बात ये कि किताबों से हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारी समझ एक नया विस्तार देती है, उसको नए आयाम मिलते हैं और वो आयाम इतने विशाल होते हैं। जब पुस्तकें हमारे साथ जुड़ती हैं तो हमें लगता है कि ये दुनिया भी बहुत खूबसूरत है। और मैंने ये देखा है कि जो बच्चा बचपन से किताबों के साथ जुड़ता जाता है उसका विकास बहुत बेहतर होता है। पहले दादी नानी कहानियां सुनाती थी, अब देखिए कहानियों की भी एक अपनी परंपरा रही है। एक कहानी होती थी और एक पढ़ते थे। तो जो वो कहते हैं ना किस्सा गोई, तो दादी जी नानी से या परिवार के अन्य सदस्यों से वो किस्सा गोई शुरू होती थी। उस किस्सा गोई में अलग तरह का आनंद आता था। फिर अध्यापक अपने विद्यालय में उस किस्सा गोई को आगे बढ़ाते थे, फिर उसका मंचन करते थे, फिर कविताएं सुनाई जाती थी, कविताएं मौखिक रूप से सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये होता था कि बच्चा उसमें डूबता चला जाता था। ये तो एक साहित्य की बात है। बाकी और किताबें भी इसी तरह से, अगर विज्ञान का है तो बच्चे उस विज्ञान को स्वयं करके देखते थे, प्रकृति के साथ उनका सामंजस्य होता था, प्रकृति में जाते थे, जाकर के वो चीजों को अपने हाथ से निकालते बहुत थे, पेड़ पौधों से बातें करते थे, उनको बड़ा होता हुआ देखते थे। और अब एक क्लिक में पौधा बड़ा होता है, दूसरे क्लिक में उसमें फल आते हैं, तीसरे क्लिक दूसरे में बच्चा सब कुछ देख लेता है लेकिन वो उसको छू नहीं सकता। तो यही जी जी किताबें जो हैं, एक स्टेज वाइज हमारे कहते हैं ना, एक हर स्टेज पे हर एक चीज की आवश्यकता है। तो जब वो बच्चा तीसरी स्टेज में हाँ जी किताबों से जुड़ता है और उसके साथ साथ किताबें पढ़ता है, तो एक परंपरा और होती है डायरी लेखन की। जब बच्चा लिखता है, डायरी लिखता है, हम लोग डायरी लिखते थे, आज भी हम रात को उठ करके कुछ मन आता है तो लिख देते हैं। तो बच्चे वो जब डायरी लिखते हैं ना तो स्वयं से बातें करते हैं, और जब वो स्वयं से जी बातें करती हैं तो वो जो बातें, जो संवाद होता है उनका, पुस्तकों से जो सीखा होता है, जो स्वयं से संवाद होता है, वहां मैं सच कहती हूँ कि मतलब ये हमारा हम सबका अनुभव रहा है, जितने भी लोग यहाँ हैं, तो मुझे लगता है कि 60-70% अवसाद यही खत्म हो जाता है। और बाकी का बचा हुआ जो होता है ना, वो परिवार से बातें करके, नहीं तो खेल के मैदान में जाके, नहीं तो पेड़ पौधों से जुड़ के, प्रकृति से जुड़ के, वो वहां पर बह जाता है। तो अवसाद की कोई स्थिति ही नहीं रहती। दूसरी बात आपने कही कि विदेश में किस तरह से छात्रों के साथ क्या मेरा अनुभव रहा, तो मैं आपको, मेरे पास दोनों तरह के अनुभव है। मैं अर्मीनिया की बात बताती हूँ। अर्मीनिया बहुत सुंदर छोटा सा देश है, सच्चे सीधे लोग हैं और उनके बच्चे बहुत ज्यादा प्रकृति से जुड़े हैं। पहाड़ी इलाका है, जिस तरह कश्मीर है हमारा, उसी तरह से अर्मीनिया है। तो वहां पर रशिया से जब ये कुछ देश अलग हुए तो उसके बाद उन्होंने अपने छोटे छोटे देश बना लिए और
उसके बाद वहां देखी कि वहां के लोग, जब मैं वहां गई, मेरी कक्षा में जो जितनी भी लड़कियां थी वो सब, और सब खिलखिलाती हुई, कोई किसी को चिंता नहीं, सब मस्त, और आकर के मतलब इतना सम्मान और इतना प्यार बिखेरती हुई कि मुझे लगता था कि मैं भारत में ही हूँ। यानी कि जिस तरह के माहौल में हम लोग जीते थे, कहीं किसी लड़की में मैंने अवसाद नहीं देखा, कहीं ये नहीं देखा कि वो निराश है, उन्हें करना है। और वो उम्र भी उनकी 18-19 साल 20 साल की लड़कियां थी, और लोगों से मिलती थी, उनमें भी कहीं अवसाद नहीं था। दूसरा देश मुझे मिला रोमानिया, यूरोप की कंट्री। अब जब मैं यूरोप में पढ़ा रही थी तो कक्षा में जितनी लड़कियां थी, मैं आपको बताती हूँ स्थिति क्या थी, जितनी लड़कियां थी उनमें से 60% ड्रग्स लेती थी, अरे स्मोकिंग करती थी। उसके पीछे कारण ये था कि किसी के पिता कहीं और किसी से शादी कर ली थी, परिवार नहीं था उनका कोई भी, जी जी माँ ने रोमानिया। दूसरी या तीसरी शादी की, अब वो तीसरे पति के साथ रह रही है, उस परिवार के साथ वो रह रही हैं, तो सब भाई बहन इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पिता अलग है, माँ के अलग बच्चे हैं, लेकिन भीतर कहीं जिससे जुड़ने का एहसास, आत्मीयता, वो खत्म हो गई थी। और मैंने एक दिन बच्चों को लिखने के लिए कहा, मेरा जीवन या अपने बारे में कुछ वाक्य लिखने को कहे, तो मुझे जो कहानी पता चली उसमें ये पता चली कि सारे टूटे हुए परिवार थे, या फिर कुछ लोगों को अडॉप्ट किया गया था, ज्यादातर की यही कहानी थी। यहाँ स्थितियां दो तरह की चीजें मैंने देखी, तो ये समझ आया कि ये जो बच्चे, वातावरण बहुत जरूरी है, दूसरी बात किताबें, तीसरी बात अच्छा साहित्य। साहित्य वो पढ़ती थी, लेकिन साहित्य पढ़ने के बाद भी उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं थी, क्योंकि उनके सामने सब कुछ एक क्लिक में फटाफट फटाफट देखते जाते थे, और वो दुनिया दूसरी दुनिया में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाते थे। तो ये अंतर है, जब किताबें हमसे जुड़ती हैं, जब हमारा समाज, हमारे आसपास के लोग, हमारा परिवार एकजुट होकर के बांधने की कोशिश करेगी, और उसमें साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। साहित्य भी अच्छा साहित्य, तभी बच्चों का जो भीतर का अवसाद है वो कम हो सकता है, और बहुत ज्यादा हमें उनसे अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। उनको जैसे अपने हाल पे छोड़िए, उनको समझने दें कि क्या अच्छा है। बाकी के वक्त अभी बोलना चाहेंगे, मैं बहुत कुछ कह गई, चूंकि कोई नहीं था। जी, अब आगे बहुत आप दूसरों से बहुत बात बहुत बढ़ाएं। धन्यवाद। हाँ, अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। सच में ये बिल्कुल सही है कि पुस्तकें ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। पहले हम हमेशा ऐसे ही किया करते थे, कहीं भी सफ़र में या कहीं भी जाते हैं तो हर जगह पुस्तकें होती थी, मोबाइल साथ नहीं में होते थे हमारे साथ। और अब पुस्तकें धीरे-धीरे हटती जा रही हैं और मोबाइल जेब में भरते जा रहे हैं। तो हम पुनः अध्यक्ष महोदय के साथ के पास वापस चलते हैं, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बच्चों का उनके अभिभावकों के साथ संवाद होना चाहिए, या किस तरीके से ये सहायता करता है। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न और भी जोड़ना चाहूंगी कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे साधारण बच्चों की, जो आपके मेरे घरों में होते हैं। हम उन बच्चों को इस बीच में भूल जाते हैं जो विशेष बन जाते हैं, जिसको जिनको हम छोड़ देते हैं कि अरे जाने दो, ये क्या करेगा, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। जी जी तो दिव्यांग उन दिव्यांग बच्चों को उन बच्चों की ओर हमारा ध्यान कम जाता है, जबकि ये मानसिक अवसाद उन्हीं बच्चों को ज्यादा झेलना पड़ता है। देखिए, जो विशेष बच्चे हैं, किसी दूसरे रूप से दिख सकते हैं कि हाँ ये विशेष है, लेकिन कुछ ऐसे भी विशेष बच्चे होते हैं जो साधारण दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो उन सामान्य बच्चों के मुकाबले उस ढंग से वो सब बातें या काम या पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उसमें कभी-कभी अभिभावक भी उन्हें छोड़ देते हैं कि अच्छा जाने दो, ये इसके साथ ज़्यादा मगजमारी नहीं करते हम लोग, क्यों मेहनत करनी, ये तो ढीठ है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे में अभिभावक उन बच्चों के साथ कैसे संवाद स्थापित करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृपया इस पर भी प्रकाश डालिए, मंच आपका है। आदरणीय सर, इस बीच में हमारे साथ महाराष्ट्र से प्रकाश चिरकुड़े सर जुड़ गए हैं,
जो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, और ममता श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं, हिंदी की गूंज हमारे साथ भी जुड़ गई हैं, मुक्ति शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए सभी हमारे दर्शकों को सादर प्रणाम है। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न भी हमें लिख सकते हैं। मुझे लगता है फिर से हेमंत सर के इंटरनेट नेट की में, प्रॉब्लम लग रही है हाँ, अभी। बहुत ज्यादा नेट। अनीता जी अभी रोमानिया की और आर्मेनिया की बातें हमें साझा कर रही थी, तो मुझे ध्यान आया भूटान का। जी हैप्पीनेस जी। इंडेक्स में भूटान विश्व में नंबर 1 स्थान पर है, और गरीबी में भी अरे लगभग वाह। नंबर 1 स्थान पर है। हमारे हाँ दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस कार्यक्रम लॉन्च किया था 2018 में। दलाई लामा साहब उस कार्यक्रम में आए थे, और मैं अपने विद्यालय में उसका कोऑर्डिनेटर रहा। मैंने लिखा भी उस विषय पे काफी। तो खुशी का अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसा जैसा कि अनीता जी ने कहा, अपेक्षाएं मत रखो भैया ज्यादा जीवन से। अब लॉकडाउन को ले लीजिए आप, जिंदा तो हम लॉकडाउन में भी थे। कितनी आवश्यकताएं थी बिल्कुल। भैया हमारी, कितनी आवश्यकताएं थी। जब घर के अंदर जी थे, पूरे दिन एक जोड़ी कपड़े नेकर बनियान में रहते थे गर्मी के समय में, बिल्कुल। क्योंकि घर के अंदर थे तो खाना भी बहुत कम था, और हम बड़ी खुशी जी खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। बस एक ही चिंता थी कि जिंदा रहें, कोई अप्रिय घटना ना। अब ये जी हमने इतना जिंदगी को बहुत ज्यादा अपेक्षाओं से भरा एक गुब्बारा बना लिया है, और इस गुब्बारे की डोर बच्चे को भी पकड़ाते हैं, खुद भी पकड़े रहते हैं, और वो कभी नहीं इसीलिए खुश हो जाते। समस्याएं। जी जी, अध्यक्ष महोदय पुनः हमारे बीच हाँ आ गए हैं। आप अपना वक्तव्य जारी जी, रखिए। हाँ, थोड़ा-सा नेटवर्क की बार-बार आज पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। तो मैं यही जी कह रहा था, जो एक बात कही जाती है कम्युनिकेशन गैप अभिभावक और बच्चों के बीच। पहले तो ये गैप हमारे समय जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, तमाम लेखक ज्ञान रंजन जी, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, ये लोग लिखते थे, वो जी। गैप दिखलाते थे, पीढ़ियों का गैप। लेकिन वो पीढ़ी आप ये बुजुर्ग बात है। पीढ़ी और युवा पीढ़ी का गैप, उसमें कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो किशोर छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे किशोर या युवा हो रहे हैं, उनमें और उनके मिडिल एज के पेरेंट्स में, उनमें कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। तो जो मैंने अभी तक महसूस किया है कई सर्वे में, और तमाम जगह शूट करने, एजुकेशनल फ़िल्में बनाने हम लोग जाते रहे हैं, वो उनके घरेलू माहौल में, एक तो क्योंकि महानगरों में लोग रह रहे हैं, या जहाँ भी, अब इवन गाँव में भी कोशिश ये की जा रही है कि दोनों लोग काम करें, दोनों लोग अर्निंग मेंबर हों तो धन पैसा ज़्यादा कमाएँगे। उस चक्कर में दोनों की व्यस्तताएँ बढ़ रही हैं, और बच्चे की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चा क्या हो रहा है, बच्चा स्कूल के पाठ्यक्रम और उन सब के दबाव में, प्लस दूसरे बच्चों के कंपटीशन में कि ज़्यादा नंबर आना चाहिए, जी वो तनाव झेल रहा है। तो वो कम्युनिकेशन गैप खत्म होना बहुत ज़रूरी है, और अभिभावक का वैसे भी ये ज़रूरी है कि वो बराबर उनसे, ज़रा भी अगर उसे महसूस होता है कि बच्चा तनाव में है, वो व्यवहार से पता चल जाता है। स्कूल से आया बच्चा, उसने बैग फेंक दिया, जाके सो गया, खेलने नहीं गया, या उल्टे-सीधे जवाब दे रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ, इसको कोई दिमागी तनाव है, किसी प्रेशर में है। तो ऐसे समय तुरंत उसको बातचीत करना चाहिए, और बातचीत भी इस ढंग से नहीं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में डाँट के, डपट के, वो नहीं। उसको आप आराम से भी हैंडल कर सकते हैं, उसको अलग से ले जाइए कहीं बगीचे में, घर में नहीं बगीचा है तो किसी पार्क में ले जाके बैठाइए, उसके साथ 2-4 मिनट खेलिए, फिर उससे पूछिए कि बेटा तुम बताओ क्या दिक्कत है? स्कूल में कोई दिक्कत चल रही है या पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अगर ये नहीं करते हैं अभिभावक, तो वो तनाव में, जो भी तनाव उसके ऊपर है, वो तनाव बढ़ता जाता है, और उसका नतीजा, कोटा फैक्ट्री सीरीज़ आप देख चुके हैं। कोटा में क्या होता है, एक सीरीज़ अभी आई थी कोटा फैक्ट्री, बहुत ब्रिलियंट लड़का दिखलाया जाता है उसको, और 3 या 4 अटेम्प्ट नहीं हुआ था उसका, उसके बाद चौथे अटेम्प्ट में शायद उसका हो भी गया, लेकिन
उस दिन रात में ही वो आत्महत्या कर ली उसने, पंखे से लटक गया। जब उसके दोस्त भाग के जाते हैं, कमरा खोलते हैं उसको ये बताने के लिए तुम्हारा हो गया है, लेकिन वो लटका पड़ा था। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसमें बहुत जरूरी है अभिभावकों की भूमिका और शिक्षकों की भी। शिक्षक भी अब तो इधर इतनी टीचर्स ट्रेनिंग दी जा रही है, उसमें बराबर उनको सिखलाया जा रहा है। एनसीईआरटी भी कह रहा है कि छड़ी का प्रयोग मत करिए, उनको खेल की तरह सिखलाइए, दोस्ताना व्यवहार रखिए और उसी में सिखाइए उनको। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक अब अगर किताबों की बात करें तो किताबों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं इसका एक पहले मैं सफदर हाशमी ने कविता लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां साफ साफ इसमें है। जी किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया जी की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? इसका मतलब कवि भी कह रहा है और ये फैक्ट है कि किताबें आपसे बातें भी करती हैं। अगर आप अपने पिछले दिनों को याद करिए तो मुझे तो कम से कम ये पसंद था कि मैं नगर निगम में पढ़ा, उस समय नगर पालिका कहा जाता था, उसमें उसके स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो जब घर पे नई किताबें आती थी तो उसकी इंक की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैं खास तौर से भाषा की, और हमारे पूर्वज एक किताब थी, वो किताबें तो टेक्स्ट 12 महीने का होता था, मैं 15 पहले दिन दिन में वो उसको पढ़ के खत्म कर देता था। सारे सबकी पूर्वजों की कहानियां, जो भी कहानियां हैं वो पढ़ के खत्म कर देता था। फिर हमारे भाई साहब हमसे 1 साल सीनियर थे, उनकी किताबें उठा उठा के पढ़ना शुरू कर देता था। तो वो चीज बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। आज अभी आप बात कर रही थी मोबाइल की, अनीता जी बात कर रही थी, आपने भी बात किया मोबाइल की। ये फैक्ट है कि मोबाइल बहुत फायदे वाली चीज है। और कोरोना काल में इसने स्कूली शिक्षा से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक के शूटिंग्स तक में हेल्प की। विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग भी इसी से की गई, मोबाइल से। लोकेशन वो डायरेक्टर बताता था कि ये लोकेशन अपने घर की बालकनी की दिखाओ, एक शॉट करना है। एक्टर कैमरे से अपना दिखला देता था लोकेशन, हाँ ये ठीक है, इस एंगल से खड़े होना, इसको शूट करके भेज दो। उस ढंग से विज्ञापन फिल्में बनी। स्कूलों में पढ़ाई हुई, कॉलेजों में पढ़ाई हुई, लेकिन वही मोबाइल अब थोड़ा सा बच्चों को बहुत गलत दिशा में ले जा रहा है। गलत दिशा में मतलब वो उससे ज्यादा एडिक्ट जिसको कहते हैं वो होते जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी वाइफ की फिजियोथेरेपी कराने आती हैं फिजियोथेरेपिस्ट, उनके दोनों बच्चे आते हैं। छोटी बच्ची है, हमारे ख्याल से अभी स्कूल गोइंग नहीं है, तो वो बैठ की हमारी किताबें कुछ उलटती पलटती रहती है, कलर बुक मैं दे देता हूँ, देखती रहती है। बच्चा है, उसको मैंने कल पुस्तक मेले जाके मैं अच्छी किताबें लाया था कलरफुल, वो पकड़ाई मैंने। वो थोड़ी देर तो देखा, फिर मम्मी से मोबाइल छीन के जाके पता नहीं क्या क्या देख रहा है। वो क्लास सेकंड का बच्चा है, कंटिन्यूअस 2 ढाई घंटे यहाँ बैठा रहा, कल मोबाइल। तो ये और जो एडिक्ट होना है ये बहुत खतरनाक है, उससे बच्चों को अलग करना पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, कई कंप्लेन हमारे पास कई लोगों ने ऐसी की कि इनको किसी साइकेट्रिस्ट को चल के अगर आप जानते हो तो दिखा दीजिए। इसी हमारी जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ उसमें एक दो लोगों ने बताया कि हमारे बच्चे हैं। हमने कहा भाई मैंने तो यहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करवाई, हमने कहा वहाँ शाम को मैं 1 घंटा बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ। हमने स्टोरी टेलिंग सेशन शुरू किया, काफी जी बच्चे जुड़ भी गए थे, किसी कारण से अभी वो बंद है, तो मैंने कहा मैं फिर शुरू करता हूँ। कहीं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाने की जरूरत है, ये करेगा काम। तो ये भी एक पहलू है। और इसके साथ ही बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, तो किताब जो है एक ऐसी चीज है जो ज्ञान की दुनिया में ले जाती है। और ज्ञान तो क्लासरूम में भी उसे मिल रहा है। ऐसी किताबों की जरूरत बच्चों को है जो कि उसको मतलब तनाव खत्म करने के लिए कोई बहुत रोचक एडवेंचरस स्टोरीज हो,
एडवेंचरस उपन्यास हों, जैसे एनिट ब्लाइटन के हैं, या एनिट ब्लाइटन ने तो बहुत बच्चों की नानी कही जाती है, बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की किताबें आप उठा के देख लीजिए, या आज नेशनल बुक ट्रस्ट और एजेंसी से जो अच्छी पिक्चर स्टोरीज बुक छप रही हैं हाँ छोटे एज ग्रुप के बच्चों के लिए। और एक किताब तो चाहे वो बड़ों के लिए हो या छोटे बच्चों के लिए, या जो भी पढ़ सकते हैं, तोतो चान, वो जापान की लेखिका की किताब, वो तो अद्भुत किताब, मैं अब तक कम से कम 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। वेरी और मैं फास्ट। कहता हूँ कि उसको हर शिक्षक को, हर अभिभावक को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए किस ढंग से एक स्कूल के वो स्कूल चलाया जा रहा है, उसमें रेलगाड़ी के डिब्बों जी जी। में, पुराने यार्ड के डिब्बों में, वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं, किताबें बहुत काम करती हैं और वो पूरा आदमी की लाइफस्टाइल बदल देती हैं। मैं अपना बताऊं, मैं आज से लगभग 20-21 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2003 में। 6 महीने मैं बेड पर था और लगा कि मेरा बायां पैर काट दिया जाएगा। मैं सोचा करता था मैं कभी चल पाऊंगा कि नहीं, पैरों पे खड़ा होऊंगा कि नहीं। लेकिन उसी दौरान मुझे बहुत सारी किताबें ला के दी गई, उसमें कई हमने ऐसे लोगों की किताबें पढ़ी। एक जर्मनी की कोई लेडी थी, उसका उसकी कहानी मैंने पढ़ी। वो 10 साल से मतलब अनिद्रा रोग से पीड़ित थी और उसकी आंख भी नहीं झपकती थी, वो कंटिन्यूअस देखती रहती। तो उसके किसी वेल विशर ने उसको सजेस्ट किया कि तुम जब जागती ही रहती हो, अच्छी किताबें पढ़ो। और जो काम दवा नहीं कर पाई, वो 1 साल के अंदर उसकी नॉर्मल लाइफ हो गई, वो सोने भी लगी। खूब किताबें 1 साल में उसने पढ़ी और उसकी ऐसी आदत पड़ गई कि वो किताबें पढ़ते-पढ़ते ही सो जाती थी। तो उसको नींद की दवा भी नहीं लेनी पड़ती थी और कुछ नहीं। तो ये जो किताबों का प्रभाव है, ये आज के युवाओं को, आज के बच्चों को, आज के किशोरों को, उनके अंदर ये भावना भरनी चाहिए, अभिभावकों की तरफ से, स्कूलों की तरफ से। टीचर्स भी उन्हें आज स्कूल में इतनी किताबें पहुंचाई जा रही हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो पहले हो चुका है। सर्व शिक्षा अभियान में बराबर स्कूलों में किताबें यहाँ पहुंचाई जा रही हैं। वो किताबें बच्चों को मिलनी चाहिए और बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। इंटरेस्ट क्रिएट करने का तरीका भी होता है। मैंने अभी इस पर कहीं लिखा था कि आप किताब, कोई मान लीजिए कहानी है 5-6 पेज की, तो उसकी शुरू की 4 लाइन आप पढ़िए, फिर किसी दूसरे बच्चे को पकड़ा दीजिए कि अगली 4 लाइन तुम पढ़ो, फिर थर्ड को 4 लाइन तुम पढ़ो। ऐसे वो पूरी कहानी पूरी क्लासरूम वाले एक साथ घूम-घूम के जाता जाएगा, वो पढ़ेंगे। तो उनके अंदर भी पढ़ने की रुचि पैदा हो सकेगी और वो पढ़ेंगे। और जो उनकी इंटरनेट, मोबाइल और इन सब में ज़्यादा समय दे रहे हैं, उसमें थोड़ा कमी होगी। और इसी तरह कुछ किताबें मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, जिनको कि ये अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, जो कि वाक़ई में उनके तनाव को कम करने, आबिद सुरती जी बड़े लेखक हैं, उनकी एक किताब है नवाब रंगीले, नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी है। ये तो इतना हँसाने वाली किताब है, इतना पढ़ के आदमी हँसता है कि कितना भी तनाव में होगा, अगर उसको उसका एक चैप्टर पढ़ ले या सुना दिया जाए तो वो हँसने लगेगा, निश्चित रूप से उसका तनाव कम होगा। ऐसे ही इनकी दिव्य रमेश जी की है लूलू की सनक, वो भी एनबीटी किताब है। वो कहानियाँ लूलू की सनक, एक लड़का है, उसको किस ढंग से अलग-अलग उसकी समस्याएँ हैं और उसकी माँ उससे बात करती है और उसकी हर समस्या का समाधान कैसे बहुत आसानी से निकालती है और वो चेंज होता जाता है। बहुत अच्छी किताब है। एक अनुष्का रविशंकर की किताब है मोइन और राक्षस, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब मैं ये इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि आम तौर पर कहा जाता है कि डिप्रेशन में बच्चे कुछ पढ़ना नहीं चाहते
ये सब ऐसी कलरफुल किताबें हैं कि बच्चों के सामने जाएगी तो वो निश्चित रूप से पढ़ने का मन भी करेगा उसका, वो पढ़ेगा भी और निश्चित रूप से उसके अवसाद को कम से कम उस समय के लिए कुछ घंटों के लिए ही रिलीफ मिल जाएगी और इसी तरह धीरे-धीरे फिर उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो ये निश्चित रूप से मानना है कि किताबें बदल सकती हैं और ये जो अभिभावकों और बच्चों के बीच का संवाद है, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी तनाव हो हाँ, ये किताब बहुत बहुत बढ़िया किताब है इसको। हाँ, तो और बिल्कुल। आप लोग बताइए इसके बारे में कुछ विस्तार से और चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। सर, आपने इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं आप पर भारती प्रकाश डाला है कि मुझे लगता है अब इसके आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारत में जो पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, वो पहले से बहुत अच्छी प्रकाशित हो रही हैं। फिर भी मुझे लगता है कि सिर्फ़ भारत के बाल साहित्यकारों की पुस्तकें ही नहीं, प्रवासी जो विदेशी पुस्तकें हैं, उनका भी अनुवाद भारत में होना चाहिए। प्रवासी लेखन को भी अगर बच्चे पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप दाल-चावल खाते-खाते भी थक जाते हैं। तो अगर घर में कभी मक्के की रोटी बन जाए, तो वो भी अच्छी लगती है, या पिज़्ज़ा आ जाए, वो भी अच्छा लगता है, अगर उसमें सब्जियाँ ज़्यादा हो तो। तो जी, जी। मुझे लगता है कि इस तरीके की पहल अगर वहाँ पर फिर से करे एनबीटी या दूसरे संस्थान इस तरीके से पहल करें, तो मुझे लगता है कि बच्चों में पुस्तकों को पढ़ने का लगाव भी ज़्यादा बढ़ेगा, उनको अच्छा भी लगेगा, और जितने बाल साहित्यकार हैं, उनको भी यदि सरकार की तरफ से अच्छे उनके लिए प्रतियोगिता रखी जाए या उनके लेखन को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार रखे जाएं, और स्वयं बच्चों के लेखन के लिए, बच्चों द्वारा किया गया लेखन के लिए भी पुरस्कार रखे जाएं, उनकी पुस्तकों को सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाए, तभी भी हम थोड़ा मोबाइल से बच्चों को हटा सकते हैं हटा और सकते, बिल्कुल। ला सकते हैं, क्योंकि हर रितु जो जी, इस नई कार्य चीज में होती विश्व हिंदी सचिवालय बहुत सहयोग कर सकता है। वहां से इस जी, चीज को बढ़ावा मिल सकता है। एक बात इसलिए और मेरी मैं इसमें सबसे जोड़ना अपील है। चाहूंगी। जी, जी। जी क्षमा करिए, मैं बीच में बात जी काट रही जी हूँ, जी वो इसलिए कि मैं भूल जाऊंगी। जो आपने ये बात कही ना कि दाल चावल के अलावा भी और चीजें खानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि किताबें, बच्चों की कलरफुल किताबें छपवाना बड़ा मुश्किल है। क्या है कि प्रकाशक उसके लिए 3 गुना से भी ज्यादा पैसे मांगते हैं। जब तक सरकारी संस्थाएं उनको प्रकाशित नहीं करेंगी, एक लेखक अपने खर्चे पर 4 रंग की या 5 रंग की किताब नहीं छपवा सकता। दूसरी बात, ये बिल्कुल, मेरी 3 इसीलिए किताबें बच्चों बिल्कुल की, जो ये मेरा अपना अनुभव है कि जो बच्चों की कलरफुल किताबें, जो रंगीन चित्रों वाली किताबें मैंने छपवाई हैं, वो उसके जी लिए बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं। फिर दूसरे बिल्कुल तरीके ढूंढे सही। जाते हैं कि अंदर के पेज 2 रंग में कर दो और बाहर के जो आवरण है उसको कलरफुल कर दो। और दूसरी बात, मैं अध्यक्ष महोदय की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चों में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उसी बात को, कि उन्होंने कहा कि किस तरह से कहानी एक शुरुआत करते हैं, फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो यहाँ बस मैं संक्षेप में बताती हूँ कि ये सच में ये कारगर है। देखिए, मेरी पोती हिंदी पढ़ना नहीं चाहती थी, उसको बिठाया, 2 लाइनें मैंने लिखी, आगे की लाइन उसको बोलने के लिए कहा कविता की, और हम लोग रोज 4 लाइनें या 5 लाइनें डायरी में लिखते थे। उसके बाद उसका रुझान बढ़ा और हमारी, उसकी यानी उसकी और मेरी मिला करके पुस्तक आई रायना और दादी, और उसमें वो बाल गीत हैं जो हम दोनों ने मिलकर लिखे हैं। उसके बाद जी मेरी दोहती, अब मुझे लगा कि एक के साथ शुरुआत हुई है, वो छोटी थी, अब उसको भी उसी ट्रैक पे लाना है मुझे, तो फिर हमने उसके साथ मिलकर के, वो तब पढ़ नहीं पाती, लेकिन ये है कि बोल बोल करके उसने आगे की पंक्ति जोड़ी। और उस दूसरी पुस्तक आई जो उन बच्चों के साथ, हालांकि बहुत सारी मेरी बच्चों की किताबें आ चुकी हैं, दूतावास ने भी छपवाई मेरी किताब, और अर्मीनिया में पूरे वो किताब गई, लेकिन ये था, जो आप अनुवाद की बात कह रही हैं, तो वो दोनों भाषाओं में, अर्मीनियन भाषा भी में वो अनुवाद हुआ। तो जो दूसरी पुस्तक आई वो थी इन्नी मिन्नी इंसिया, उसका नाम इंसिया है।
अब जो वो देखती है ना इन्नी मिनी इंसी और उसके चित्र देखती है, तो हर तीसरे दिन वो कहती है कि मुझे इसे पढ़ना है, और धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और आज मेरी पोती, वही पोती मुझे कहती है कि दादी आप लेखिका हो, आप मुझे सुधा मूर्ति से मिलवाइए। मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, वो 11 साल की है और वो कहती कि मुझे सुधा मूर्ति से मिलना है, आप उनसे क्यों नहीं मिलवा सकती। तो यहाँ परिवर्तन इस वाह, तरह से आया। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है कि शुरुआत अपने से ही होती है, हमें ही पहला कदम उठाना पड़ता है। और जहाँ तक नहीं तो मैम प्रकाशकों की एक चीज बात है मैं जोड़ना भारत, चाहूंगा यहाँ पे, जैसे जी अनीता जी ने कहा कि मैंने अपनी पोती और धोती के साथ में जो प्रयोग किए, तो अनीता जी ने जी पहल की है। यहाँ क्या है जी कि यदि पेरेंट्स स्वयं पढ़ें, क्योंकि आप अनीता जी को मैं जानता हूँ काफी दिनों से, आप पत्रकार भी जी हैं, लेखिका भी हैं, शिक्षिका भी हैं। एक दो कवि सम्मेलनों में इनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे भी मिला है दिल्ली में। तो जी जब हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चा हमारे पास आएगा। शुरुआत बिल्कुल पहल जो है वो पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, अभिभावक गण को करनी पड़ेगी। बच्चों में आप कहो कि आप पढ़ो, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हम क्या, आओ हम पढ़ते हैं, मिलके पढ़ते हैं, तभी वो स्थिति जी आ सकती है। और किताबों की जहां तक बात है तो मैं कहता हूँ किताबें ज्ञान की, अच्छा साजिद भाई जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, और भी साथी जुड़ रहे हैं। सोनू जी ज्ञान जुड़े की साथी हैं, जी मान की साथी हैं। कित, कित, क्या है वो, ज्ञानो अदब का आईना है, किताबें हमें जीना सिखाती। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वही मेरा कहना था कि प्रकाशकों को भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारा कल का भविष्य है। और बच्चों को हम इस तरह से किसी भी चीज़ का जो उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मोबाइल इंटरनेट ठीक है, जहाँ वो ज्ञान देती है वहाँ पे वो बच्चों के दिमाग की नसों को भी कमज़ोर करती है। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना भी है और मानना भी है। और जैसा कि अनीता जी ने कहा, आपने भी कहा, सर ने भी कहा कि शुरुआत हमें घर से ही करनी पड़ेगी। तो हम सबको ही ये इस बात के लिए शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम बच्चों को मानसिक अवसाद में ना जाने दें। अपने समय में से भी कुछ समय अपने बच्चों के लिए अवश्य निकालें। और जैसे कि हम लोगों के यहाँ नीदरलैंड में एक चलन है कि रात को सोने से पहले, भारत में भी था कि जब दादा नानी होते थे तो बच्चे रात को उन्हीं के साथ सोते थे और वही उनको रात को कहानी, लोरी या कुछ भी सुना के, मुंह जवानी सुना के वो उनको सुलाते थे। तो यहाँ पर भी चलन है कि रात को बच्चों को एक कहानी किताब से पढ़कर सुनाई जाती है। तो बच्चे जब शुरू से देखते हैं कि हाँ किताब जरूरी है, तो एक नई शुरुआत कीजिए, पुस्तकें दीजिए उपहार में, बच्चों को पुस्तकें पढ़ने की आदत डालिए, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, एक स्वस्थ दिमाग के साथ एक स्वस्थ भारत को विकसित करें और अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाएं। तो हमारी आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण रही और हमारे साथ एक युवा पत्रकार अनुज सोनू पत्रकार जी भी जुड़े हैं। सोनू जी, आप युवा हैं और आप कुछ कहना चाहेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे युवाओं के मानसिक अवसाद के बारे में? हमारी आवाज आ रही है दीदी? हेलो जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज। पहले तो आ सभी रही है वो। गुरुजन हैं, सभी वरिष्ठ हैं हमसे, मैं उन लोगों को मैं चरण स्पर्श और चरण वंदन करना चाहूंगा। और सही बात है, हिंदी की गूंज के माध्यम से सर भी एक अच्छा काम करे, मैं सर को भी अक्सर देखता हूँ। और रितु दीदी आप तो हैं ही, आपका लगातार निरंतर कुछ न किसी अन्य विषय से संबंधित चर्चाएं करते रहती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज युवाओं को जगाने के लिए आखिर ये तमाम विषय क्यों लाना पड़ा, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्या कमी रह गई कि ये सारे विषय हम लोगों के बीच में मतलब हम लोगों के बीच में सवाल की तरह खड़ा हो गया है। अब कोई, मैं देखता हूँ कि समाज में स्वच्छता पर कोई अभियान चला रहा है, कोई स्वच्छ रखने के लिए उस पर एक जागरूकता अभियान को जागरूक कर रहा है। तो कुछ मन, ये तमाम जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि मैं युवा हूँ, मैं अपने घर से अगर इस चीज को देखूं तो पहले क्या था कि जब आप एक सामाजिक काम करते थे तो लोग उसमें दबाव नहीं डालते थे, लोग कहते थे जाओ बेटा भागीदारी करो और अच्छी बात है, मैंने लोगों से सुना है। मगर अब का समय, लोग क्या हो गए ना, मतलबी दुनिया की बनती जा रही है दिन प्रतिदिन। हो क्या गया है कि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो उसमें लोग, अरे तुम्हें क्या लेना देना है, आसपास में ये सुनने को मिलता है। तो
और ये घर से भी स्टार्ट होता है, अरे तुमको क्या लेना देना है, तू वो कर रहा है, तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो, अरे अगर अगर बाजार यहाँ पे ये लाइट बंद है तो तुमको क्या लेना देना है, बंद है तो बंद है। तो ये गार्जियन से भी सुनने को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि ये मेरे साथ ही ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं मगर उनके साथ ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसमें क्या लाभ होगा तुम्हें ये करने से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीजें जब घर से ही क्रिएट होगा तो वो जो प्रभाव हम पर पड़ेगा तो आने वाले मेरे बाद जो जनरेशन होंगे उन पर भी तो ये चीज प्रभाव पड़ेगा ही। तो ये शुरुआत देखिए, बातें किताबी बातें कर लेना अलग बात होती है, जमीन की हकीकत कुछ और ही होती है। मैं भी पत्रकारिता का विषय में जब पढ़ता हूँ किताब में रितु दीदी, तो कुछ और ही चीज होता है, मगर जब फील्ड में उतरता हूँ तो कुछ और भी चीज होती है, वहाँ व्यवहारिक बातें होती है, सबको लेकर चलना, सबको मतलब हम एक पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया 16 नवंबर को, मगर मैंने एक शब्द लिख दिया था उसमें कि दलाल और जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो ऐसे जो पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उन्हें छोड़कर जो भी तमाम देशहित में पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और जो जनहित में जिन्होंने अपना योगदान पत्रकारिता में देकर शहीद हुए, मैं उन्हें नमन करता हूँ। तो किसी अन्य पत्रकार को मेरे प्रति मैं कटाक्ष हो गया कि आखिर ये शब्द लिखने को क्या बनता है, तो मैंने उन्हें कहा कि ये तकलीफ उन्हें ही लगेगा जो ऐसे होंगे, मैंने किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में नहीं लिखा है। कहना मैं यही चाहता हूं कि आप पहले सामंजस्य बनाएं लोगों के बीच में, जब आप जमीन में से स्तर पे काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातें करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आसपास ही अगर एक बेहतर माहौल क्रिएट करेंगे तो मुझे नहीं पता, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर भी मामला जा सकता है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चाएं हो सकती है। क्योंकि पहले मेरे पास साधन नहीं हुआ करते थे, जो पहले पत्रकारिता करते थे, जब मैं उनसे सुनता हूँ उनके कई सारी पीड़ाएं हैं, मगर आज की पत्रकारिता को देखा जाए तो आज हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। आज ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से मैं अच्छा काम करता हूँ। तो रितु दीदी, आप नीदरलैंड में बैठकर हमें आप देख रहे हैं कि नहीं, सोनू आज ये काम कर रहा है, सामाजिक स्तर की ये चर्चाएं, ये काम सामाजिक सहयोग करते रहता है। तो ये तमाम चीजें तभी हो पाएगा जब हमें घर से इसके लिए एक माहौल देना पड़ेगा। आप छोटे छोटे कामों में जब तक जन चेतना नहीं जगाएंगे, अपने दिनचर्या में जन चेतना और सामाजिक चेतना नहीं जगाकर कोई काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मानसिकता किसी का एक को सुधारा नहीं जा सकता, ये सुधार खुद से ही करना होगा। और मैं समझता हूँ अवेयरनेस का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जैसे आज मैं चर्चा में कोरोना काल से लगातार सर कई सारे लोग जुड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागिता करते हैं, बातों को रखते हैं, बातों को भी सुनते हैं। कई लोग ऐसे होंगे कि 150 लोग जुड़ जाएं, 200 लोग जुड़ जाते हैं, मगर इस 150-200 के बीच में वो कौन सा चेहरा सामने आया जो कि सक्रिय रूप से वो जुड़ाव मतलब बनाए रखा और वो सुना। तो मैं समझता हूँ रितु दीदी से तो हमारा कोरोना काल से ही एक संबंध जुड़ा, एक ऐसा जुड़ाव है हम दोनों का कि एक भाई बहन की तरह हम एक बड़ी बहन मानते। मैं अक्सर उन्हें मैसेज भी करते रहता हूँ, परेशान करता हूँ। और हिंदी गूंज का जब इस कार्यक्रम में सर जब आए थे, तब उनके बाद मैंने एक लगातार सेशन देखा है, सुना है, और बाल साहित्य पर बहुत सारे कार्यक्रम हुए। मुझे भी मौका मिला कि बाल दिवस पर कुछ बात रखने का एक महान सरकारी विद्यालय में। ये अवसर सर मैं बता दूं रितु दीदी का ही मैं समझता हूँ, और ये तमाम जो कार्यक्रम में जुड़ने का ही मुझे असर है कि लोग मुझे अब बुलाते हैं, क्योंकि जब यहाँ का मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ तो लोग देखते हैं कि अरे ये लड़का बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में सहभागिता करता है, इससे बुलाओ, कुछ बातों को रखेगा, कुछ बेहतर रखेगा। तो मुझे लगा कि चलो कम से कम मुझे इस लायक तो लोग समझे मेरे क्षेत्र में कि कम से कम मुझे बुलाकर 2 शब्द रखने के लिए का तो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीजें अगर ये आज बदलाव मेरे में भी आया तो लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं। मेरे घर से ही स्टार्ट होता है। मैं जब काम करता हूँ, रितु दीदी को भी मैं अपने दिल का बात बताता हूँ, दीदी मेरे साथ ऐसा होता है। मुझे एक चीज सीख मिली है कि आप काम करते जाए, मैं काम कर रहा हूँ, बाकी जो होना होगा माँ भगवती देखेगी, महादेव है, सब ऊपर वाले भी भरोसा है, एक ना एक दिन मुझे वो माहौल वो जगह मिलेगा। और मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊं सर, तो मैं खुश हूँ, खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं अपने क्षेत्र का आज जब समस्याओं को जन संवाद के माध्यम से अधिकारियों तक बातों को पहुंचाता हूँ, और जब काम हो जाता है तो मैं कभी ये नहीं लिखता हूँ कि वो मेरे खबर का असर हुआ है, क्योंकि आजकल मीडिया में ये सबसे बड़ा टॉपिक बन गया है कि मेरे चैनल का खबर का असर। ये खबर का असर नहीं है,
हकीकत ये है कि जब आप हमें ये पढ़ाया गया है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, जब हमारा इंफॉर्मेशन अच्छा है हमारे पास आता है तो इंफॉर्मेशन को जब जिम्मेदारी की तरह समझेंगे तो संवाद करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल खुद में ही खुद हो जाएगा। और बाल पर बात रही तो मुझे खुशी है कि बाल साहित्य से और साहित्य से मेरा जब 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 से जुड़ा हुआ है आप लोगों के बीच बैठकर जो सुनकर, तो मुझे लगता है कि जो मैंने कविता भी मैं लिख नहीं पाता था, अब तो कोशिश करता हूँ कि बैठकर कुछ कविताएं लिखूं, त्रुटियां होती है मैं उसे सुनता भी हूँ, लिखकर मैं डायरी में भी लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये तमाम चीजें मुझे ये सोशल मीडिया में आप लोगों के बीच जब मैं बैठा एक परिवार की तरह, तो मैं सुनता गया, मुझे लगा कि नहीं कुछ लिखने का अवसर मिलेगा और आज ऐसा समय है कि मैं लिखने का ही प्रयास करता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि आप लोग से सुनकर कुछ पॉजिटिव दिशा में काम अपने क्षेत्र में करता रहूं। तो मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे क्षेत्र का की चर्चाएं अपने प्रदेश के बाद देश और देश के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर होगी। हम किसी एक क्षेत्र में एक जगह अच्छा काम करेंगे तो वो मैसेज पूरे देश में जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बात रहा बाल पे, तो बाल साहित्य से संबंधित बाल से जो भी समस्याएं हैं, मैं दीदी मैं एक बात बताऊं, बाल साहित्य जिस दिन बाल दिवस था मैंने 2 बच्चों को वहाँ एक सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए मैंने रिक्वायरमेंट रखा था कि मैं बाल दिवस पे उन बच्चों को मतलब जिनको जरूरत है शिक्षा का, मैं सरकारी विद्यालय में गया और उस विद्यालय में 2 बच्चे का मैंने कहा सर इसे किसी तरह आप अपने विद्यालय में नाम लिख लीजिए ताकि ये बच्चा अपने कंटिन्यू विद्यालय में पढ़ सके। और वो बच्चा था कि जो अखबार बेचता था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो बोला कि भैया मेरे पास पैसा का अभाव है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि अरे सरकार इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा देता हूँ। मैंने प्रिंसिपल से बात किया, सर ने तुरंत बोला कि सोनू जी आप उसे लेकर चले आए। हम लेकर गए, उसका सारा काम सर ने कर दिया, बाकी बोले आपने कह दिया एडमिशन हो गया। तो मैंने जब उनका एडमिशन हुआ तो मुझे इस बात की खुशी हुई, बच्चा बोला कि भैया मैं मन से पढ़ाई भी करूंगा और काम भी, मतलब काम करते रहना है, काम से आर्थिक भी आएगा और तुम पढ़ाई करते रहो। सरकारी विद्यालय में वो तमाम सुविधाएं हैं, जहां तक होगा प्रिंसिपल सर को बोल दिए वहां से तुमको सर मदद करेंगे, जहां पर दिक्कत होगा तुम हमें बताना। सामाजिक स्तर पर बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं और खासकर व्यापारी लोग, जो व्यापारी वर्ग के जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जिसे जो मतलब जो बेचारे अच्छे, मतलब आज के डेट में आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, वो लोग भी सामाजिक स्तर पे हर जगह काम करते हैं। मगर अभी का सिचुएशन हालात ऐसा है कि पेड मीडिया उन लोगों को दिखाता नहीं है और यही वजह है कि वो लोग छिपे रह जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अब हम अपने चैनल के माध्यम से, अपने मतलब फेसबुक पर्सनल फेसबुक के माध्यम से उन लोगों को दिखाएं ताकि वो लोग काम, उनके बाद जो भी लोग होंगे उनमें जागरूकता आएगा, वो वहां पर भी काम करेंगे और ये तभी हो पाएगा जब हम उस पर काम करेंगे। विशेष तौर पर बाल साहित्य पर मैं ज्यादा तो सुन नहीं पाया दीदी, आपने लिंक पहले ही भेजा था, मैं देख नहीं पाया था उस लिंक को, फिर अचानक मैं लेट से जुड़ पाया हूँ, लेकिन आपका फेसबुक लाइव है, मैं वहां जरूर सुन लूंगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो भी गुरुजन आए सभी लोगों ने अपनी बातें जो रखा होगा वो बेहतर ही होगा, जब सुनेंगे तो उनसे बहुत सारे ज्ञान अर्जन मुझे होगा। और आपने मुझे जोड़ा और मैं जुड़ पाया यहाँ पर, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप इसी तरह निरंतर मुझे अपने कार्यक्रम में जोड़ते रहें। और हिंदी गूंज के जो सर हैं, मुझे उनसे भी आग्रह है कि अगर आप भी सर कार्यक्रम करें तो मुझे अवश्य जोड़ें, क्योंकि आपका नंबर मेरे पास नहीं है, इसलिए कर मुझे थोड़ा सा समस्या है। अब मैंने फेसबुक पर मैंने कोशिश किया था कि आपसे संपर्क करूं, मेरे पास नहीं था नंबर, मगर रितु दीदी से मैं नंबर आपका ले लूंगा और मैं आपको व्यक्तिगत मैसेज कर दूंगा। उसके बाद आप मुझे भी अपने कार्यक्रम में अवश्य जोड़िएगा, मैं जुड़ना चाहूंगा। धन्यवाद जी सोनू जी, आपकी वार्ता से हमें बहुत खुशी हुई और मैं रितु बहन को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने कोरोना काल में एक हीरे को तराश दिया है। ये बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है सोनू, बधाई का पात्र है। हिंदी की गूंज के कार्यक्रम में भी बिल्कुल बाबू आपको आमंत्रित किया जाएगा और निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए जन चेतना को जगाने का कार्य कीजिए, संवाद के माध्यम से उन्हें समाधान की ओर ले जाइए। और इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि मीडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हमें क्या करना है ये आपको सुनिश्चित करना है। बहुत बधाई आपको। जी, बिल्कुल सही ठीक है कहा। रितु और जी। हाँ, क्योंकि आज का कार्यक्रम युवाओं पर ही था और हमने एक युवा की जुबानी ही उसकी कहानी सुनी और समस्याएं भी सुनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही सोनू जी, कि सामंजस्य बिठाना है, तो सामंजस्य बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो अभिभावकों के बच्चों के साथ हो, चाहे गुरु का शिष्य के साथ हो, या समाज का नागरिकों के साथ हो।
जहाँ सामंजस्य है वहीं पर ही सब काम सफल होते हैं। इस बीच में हमारे साथ मोहन चंद्र जोशी भी जुड़ गए हैं, जो गरुड़ से हैं और एक पत्रिका निकालते हैं ज्ञानार्जन, जिसमें बच्चों को, ये पत्रिका बच्चों के लिए ही है स्पेशल, कि बच्चे ही इसमें लिखते हैं और उनके कॉलम छपते हैं बच्चों के, और उनके गुरु भी इसमें छपते हैं, और भारतीय ही नहीं सिर्फ विदेशों के बच्चे भी इस पत्रिका के लिए लिखते हैं। और ममता श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, और हिंदी की गूंज की संस्था को आपको बहुत बहुत साधुवाद दे रही हैं कि आप हमेशा नई नई रचनाएं प्रकाशित करते रहते हैं बच्चों की, उनके लिए कॉलम लिखते रहते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। अश्विनी जी जुड़ गई हैं हमारे साथ, राजेश सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कह रहे हैं बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अतुल खरे जी जुड़े हुए हैं, जिन सभी को नमन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। सोनू जी को आपके लिए बधाई। तो मुझे लगता है कि हमारी आज की चर्चा जो है एक सार्थक चर्चा के रूप में संपन्न हुई है, और हमें लगता है कि हमारे आज के अतिथियों के आशीर्वचनों से और सुझावों से, और हमारी युवा पीढ़ी के सुझावों से आज जो हमें सुझाव मिले हैं वो क्रियान्वित होंगे, और हमारी जो भविष्य की युवा पीढ़ी है या वर्तमान पीढ़ी है उसे अवसाद झेलने नहीं पड़ेंगे। आपके पास भी यदि कोई बाल साहित्य या समाज या बच्चों से लेकर कोई विषय है तो आप हमें अवश्य बताएं, हम उस पर फिर से कार्यक्रम आयोजित करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सबका, आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुमार सर का, आदरणीय डॉक्टर अनीता जी का, डॉक्टर आदरणीय निहार सिंह जी का, आपका, और खान सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। साथ ही हमारे पटल से जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने आशीर्वचनों द्वारा और अपनी अभिव्यक्तियों द्वारा हमारे इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम का रूप दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार। अगले माह फिर जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार।